विराटनगर की गलियों में एक किस्सा खूब सुनाई देता है। एक सेठ राम प्रसाद का, जो रुपयों का भूखा था और इंसानियत से कोसों दूर। उसी गांव के एक कोने में शंभू रहता था, सीधा सच्चा किसान जो अपनी बीवी गौरी के साथ खेत खलिहान में जिंदगी की जंग लड़ रहा था। गौरी एक बहुत समझदार और अक्लमंद औरत थी। वही गांव के भोले सीधे सादे लोगों को राम प्रसाद अपनी बातों में फंसा लेता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा गरीबों की मेहनत पर टिकी रहती थी। इस विराटनगर के लोग भी ना एकदम भोले हैं। बस हल्की सी दहाड़ मारो और ये सब अपने आप काम पर जुड़ जाते हैं। सच कहूं तो इन गरीबों की मेहनत को हत्या कर जो सुकून मिलता है ना, वो सोने के गहनों से भी नहीं मिलता। उसी वक्त खेत की मेड़ से एक साया उभरता है। वो शंभू था, पसीने से लथपथ, आंखों में उम्मीद लिए सीधा सेठ राम प्रसाद के सामने आ खड़ा होता है और बोल उठता है। सेठ जी, कोई काम हो तो बता दीजिए। घर में चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा है। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। अच्छा, मेहनत करने का इरादा है तो एक मौका दे सकता हूँ। मेरे पास काफी जमीन पड़ी है, मेहनत तुम करो, हिसाब बराबर का रहेगा। ठीक है सेठ जी, खेत जोतना कोई आसान काम नहीं, लेकिन जब कोई और रास्ता न बचे तो जो सामने है उसी को अपनाना पड़ता है। हाँ, पर सुनो, एक बात साफ है, खेत में जो भी फसल उगेगी उसका ऊपरी हिस्सा मेरे हिस्से में आएगा, नीचे जो बचेगा वो तुम्हारा। सोच लो, अगर ठीक लगे तो बात पक्की समझू। अगर यही नियम है तो जैसी आपकी मर्जी, मैं तैयार हूँ। ये कहकर शंभू धीरे धीरे घर की ओर लौट पड़ा, लेकिन घर पहुंचकर भी उसने सेठ की शर्त का जिक्र गौरी से नहीं किया। उधर गौरी ने उसे आते ही पूछा, कहो जी, कुछ काम बनने की बात बनी या अभी भी इंतजार बाकी है? हाँ गौरी, एक सेठ मिला है जो खेत पर काम देने को तैयार हुआ है। कल सुबह से वहीं जाना होगा। अरे वाह, ये तो बड़ी राहत की बात है। चलो, अब कुछ तो आस बंदी है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। अगली सुबह तड़के शंभू हल बल लेकर खेत की राह पकड़ता है। खेत पर पहुंचते ही दूर से सेठ राम प्रसाद नजर आता है। वो पास आता है और बोल उठता है, अरे शंभू, सुबह सुबह खेत में दिखाई दिए। मैं तो सोच रहा था अभी 2-4 दिन सुस्ताओगे, लेकिन ठीक किया। जितनी जल्दी मिट्टी में पसीना पड़ेगा उतनी ही जल्दी अनाज भी हाथ आएगा। हाँ सेठ जी, हालात कुछ ऐसे हैं कि देरी की गुंजाइश ही नहीं बची। मैंने सोचा इस बार गर्मी से पहले ही खेत में बीज डाल दूं, नहीं तो तेज धूप में मेहनत करना और मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल शंभू, तुमने एकदम ठीक सोचा। इस बार की गर्मी तो जैसे आग बरसाने पर उतारू है। सुबह सुबह काम निपटा लो, दोपहर में छाव पकड़ लेना, नहीं तो शरीर ही जवाब दे देगा। यह तरीका है इस मौसम से निपटने का, और फसल भी अपने टाइम से हो जाएगी तैयार। इतनी बात कहकर सेठ राम प्रसाद अपने रास्ते चला गया और शंभू अकेले खेत की मिट्टी पलटने में लग गया। दिन पर दिन मेहनत करता रहा। मौसम बदले और कुछ महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार गेहूं की फसल लहलहा उठी। शंभू की आंखों में उम्मीद चमक रही थी। उसे लगा अब शायद हालात कुछ सुधर जाएंगे, लेकिन किस्मत कुछ और ही सोचकर बैठी थी। ठीक उसी वक्त सेठ राम प्रसाद खेत में आ धमका। जैसे ही उसने फसल की हालत देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। लालच उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। वो बिना वक्त गंवाए शंभू से बोल उठा, अरे अरे शंभू,
फसल तो देख के दिल खुश हो रहा, लेकिन एक बात तो याद होगी, जैसा तय हुआ था ऊपर की सारी उपज मेरी रही और नीचे की तुम्हारी। बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? लेकिन शंभू तो सेठ की चालाक शर्त भूल ही गया था। अनजाने में उसने गेहूं बो दिया। तय के मुताबिक सेठ राम प्रसाद ने पूरा अनाज उठा लिया और शंभू के हिस्से में रह गया सिर्फ सूखा तिनका। ये देख शंभू का दिल बैठ गया। उसने बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़कर विनती की, पर सेठ एकदम पत्थर बना रहा। अनाज लेकर वो तो चलते बना और शंभू खाली हाथ मायूस सा घर लौट आया। जैसे ही वो दरवाजा पार करता है, अरे सुनिए, आप आ तो गए, फसल का क्या हाल रहा? गेहूं लेकर नहीं आए क्या? और चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ लग रहा है? शंभू ने सिर झुकाकर गौरी को सेठ राम प्रसाद की शर्त और खेत में जो कुछ भी हुआ वो सब एक एक बात बता दी। अब छुपाने जैसा कुछ बचा नहीं था। अरे शंभू, तुम भी ना ऐसे समझौते पर हाथ क्यों बढ़ती उस लोभी सेठ से? जरा भी दिमाग लगाया होता तो गेहूं छोड़कर कुछ और बो देते, जैसे आलू ही सही। तब तो नीचे का हिस्सा पूरा हमारे पल्ले पड़ता। सच बताओ, सोच क्या रहे थे उस वक्त? गौरी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सेठ की बात ध्यान से समझे बिना ही मान बैठा। उसी का फायदा उसने उठाया। अब जो नुकसान हुआ उसका बस अफसोस रह गया। मुझे माफ कर दो। ठीक है शंभू, और फिक्र छोड़ो। उस सेठ राम प्रसाद को बिना सबक सिखाए मैं चैन से नहीं बैठने वाली। तुम एक बार फिर से उसके पास जाओ और जैसा मैं कहूँ बस वही बोलकर आ जाना। उससे दोबारा खेती की बात करना। जो भी शर्त रखे बस चुपचाप सुन आना और आकर मुझे बता देना। अब देर मत करो, सीधा निकलो। हाँ ठीक है गौरी, अब जैसा तुम सोचो वही सही होगा। मैं तुम्हारे कहे मुताबिक ही चलूंगा। अरे अरे जबरू, मैंने अपनी जिंदगी में इससे सीधा आदमी नहीं देखा। बेचारा शंभू दिन रात खेत जोतता रहा और मैं सारा अनाज बटोरकर मजे से घर ले आया। समझ नहीं आता उस पर हंसूं या अपने नसीब पर इतराऊं। राम प्रसाद अभी झबरू से अपनी चालाकी की तारीफों में डूबा ही था कि तभी दरवाजे पर शंभू की आवाज गूंजती है। वो सामने खड़ा था और बोला, सेठ राम प्रसाद जी, मैं दोबारा खेत संभालना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, इस बार का क्या हिसाब किताब रहेगा? तो शंभू, अगर फिर से खेत में उतरना है तो मेरी नई शर्त भी सुन लो। जो फसल तुम बोओगे उसका ऊपरी और निचला हिस्सा मेरे हिस्से आएगा। बीज का बाल तुम्हारा रहेगा। अगर ये बात मंजूर हो तो समझो सौदा तय है। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी शर्त है मैं मान लेता हूँ। ये कहकर शंभू वहां से निकल पड़ा और घर लौटते ही गौरी को सारा किस्सा खुलकर बता दिया। सेठ राम प्रसाद की चाल और उसका नया दाम दोनों। अरे शंभू, उस सेठ राम प्रसाद में जो चाल चली है उसी में अब वो फंसेगा। इस बार खेत में गन्ना बोइए, पूरा डंठल यानी बीज का हिस्सा हमारा रहेगा। ऊपर की पत्तियां और नीचे की जड़ें वही दे देना उस लालची के हिस्से में। अब वक्त बर्बाद मत कीजिए, सीधा खेत में जुट जाइए। गौरी के कहे मुताबिक शंभू ने पूरे मन से खेत में गन्ने की बुवाई शुरू की। कहते हैं मेहनत और नियत साथ दे तो बंजर जमीन भी मीठा फल देती है। उसी सूखी मिट्टी में गन्ने की फसल खूब लहलहाई। कुछ ही दिनों में सेठ राम प्रसाद खेत पर आ पहुंचा और अपनी ही शर्त के अनुसार पूरा गन्ना शंभू के हवाले कर गया और ऊपर की पत्तियां व नीचे की जड़ें खुद उठा ले गया। इस बार शंभू नहीं, चाल से हारने वाला कोई और था
और वो था सेठ राम प्रसाद। गौरी की समझदारी ने उसके पति को एक बार फिर सही रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक। अरे ए जमीन, तू मेरी माँ है ना, फिर क्यों हर बार मुझे यूं ही तड़पने देती है। तेरी छाती पर मैं दिन रात लहू बहाता हूँ, तेरी गोद में बीज बोता हूँ, उम्मीद बोता हूँ, लेकिन जब वक्त आता है तो मुझे सिर्फ सूखे दरारे और टूटे हुए सपने देती है। क्यों जमीन, क्या तू भी अब इस जमाने जैसी हो गई? अरे मैं किसान हूँ, लेकिन क्या किसान होना अब पाप हो गया है? नहीं, मैं हारूंगा नहीं। जब तक सांस है मैं खेत में हल चलाऊंगा, लेकिन ऐ खुदा, अगर अब की बार भी तूने मुझे कुछ नहीं दिया तो कसम है मैं खुद को तेरी ही बनाई मिट्टी में मिला दूंगा। गोविंद, आज भी कुछ नहीं लाए ना? मैंने बच्चों को कह दिया था कि कल पापा आएंगे तो गुड़ लाएंगे, लेकिन आज भी वो भूखे ही सो गए। हम बड़े तो गम छुपा सकते हैं, पर बच्चे, उनका मासूम पेट तो झूठ नहीं समझता। गौरी, मेरे हाथ खाली है, लेकिन मेरा दिल खाली नहीं है। तेरे लिए, बच्चों के लिए मैं अपने खून से भी खेत सींच दूंगा, पर इस बार वादा है, अगर कुछ न उगा तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। ऐसी बात मत कर, तू ही तो है मेरी दुनिया का आधार। अगर तूने खुद को मिटा लिया तो मैं किससे कहूँगी कि मेरे पति खेत से लौटते हैं पसीने में भीगकर, लेकिन आंखों में उम्मीद लेकर। गोविंद, मरना आसान है, लेकिन जीना है असली बहादुरी। ऐ पानी के कुएं, तू तो सबकी प्यास बुझाता है, फिर क्यों मेरी प्यास को नजरअंदाज करता है? मैं कोई स्वर्ण महल तो नहीं चाहता, बस 2 वक्त की रोटी, बच्चों की हंसी और बीवी की आंखों में सुकून चाहता हूँ। बस एक आखिरी सवाल, क्या मेरी आवाज कोई सुन रहा है? गोविंद, तेरी आवाज सिर्फ इंसानों को नहीं, खुद इस सृष्टि को सुनाई दी है। मैं एक साधारण कुआं नहीं, वर्षों पुरानी तपस्या से जागा एक शक्तिशाली स्रोत हूँ। अगर तू सच्चा, मेहनती और लोभ से मुक्त है, तो मैं तुझे दूंगा एक वरदान, एक ऐसा रहस्य जो तुझे वो दे सकता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन याद रख, हर वरदान के साथ एक परीक्षा होती है। क्या तू तैयार है? मैं डरता नहीं, अगर सच्चाई मेरा साथ दे तो मैं मौत से भी लड़ सकता हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ परीक्षा के लिए, अपनी किस्मत से लड़ने के लिए। मान ले तेरे पास 2 बीज हैं। एक बीज में सिर्फ तेरे घर में अन्न उगेगा और दूसरा बीज पूरी दुनिया को खिला सकता है, लेकिन तेरे खुद के बच्चे भूखे रह जाएंगे। कौन सा बीज बोएगा तू? अगर मेरी मेहनत का फल सिर्फ मेरे घर तक सीमित है तो मैं अधूरा इंसान हूँ। मैं वो बीज बोऊंगा जो दुनिया को खिला सके, क्योंकि मेरी संतुष्टि सिर्फ रोटी से नहीं, दूसरों की भूख मिटाने से आएगी। अगर मेरे बच्चे भूखे भी रहे तो उन्हें मैं यह सिखा जाऊंगा, तूफान में दिया जलाना ही असली किसान का धर्म होता है। मैं एक साधारण पक्षी नहीं हूँ गोविंद, मैं इस कुएं की आत्मा का दूत हूँ, जिसने तेरी सच्चाई को देखा, तेरी तपस्या को सुना। अब मैं तेरा मित्र, मार्गदर्शक और अदृश्य शक्ति बनूंगा। जहाँ लोग तुझे तोड़ेंगे मैं तुझे जोड़ूंगा, जहाँ लोग तुझे गिराना चाहेंगे मैं तुझे उठाऊंगा। हे देवदूत, तू जैसे स्वर्ग से आया है, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा?
जब तक तू लाला से दूर रहेगा मैं तेरा साया बनकर तेरे साथ रहूंगा, लेकिन एक चेतावनी है तेरे लिए। जमींदार सूरज सिंह की निगाहें अब तुझ पर है, वो तुझे मिटा देना चाहता है गोविंद। अगली परीक्षा तेरी नहीं तेरे आत्मबल की होगी। मुखिया, कह दो गांव वालों से जो गोविंद से कोई संबंध रखेगा उसका नाम राशन से हटा दिया जाएगा। जी जी सूरज बाबू, वैसा ही होगा। मैं आज ही सबको सूचित कर देता हूँ, वो भी चेतावनी के साथ। गोविंद, बाहर गांव के लोग अजीब नजरों से देख रहे हैं। किसी ने कहा कि तू काला जादू करता है, कोई कह रहा था तू पागल हो गया है। जब कोई सच्चाई के साथ चलता है ना गौरी, तो सबसे पहले उसका ही मजाक उड़ाया जाता है। पर याद रख, यह पक्षी मेरा दोस्त नहीं, मेरी आत्मा का उत्तर है। और अब मैं रुकूंगा नहीं, मैं उन सभी का जवाब अपनी मेहनत से दूंगा, चाहे जमींदार हो या खुद राजा। गोविंद, कल सुबह तुझे पहली शक्ति प्राप्त होगी, उसके बाद तू इस गांव की जमीन हिला देगा। पर उससे पहले तुझे एक निर्णय लेना है। तू सबसे पहले किसकी मदद करेगा, गांव की बूढ़ी अम्मा या उस बालक की जो बीमार पड़ा है? जो सबसे कमजोर है उसे मदद की पहले जरूरत है। मैं उस बच्चे की दवा लाऊंगा और उसके पिताजी को खेत की मिट्टी दूंगा, ताकि वो भी मेहनत कर सके। दूसरों की मदद करना यही असली शक्ति है। गांव वालों, आज मैं तुम सबके सामने उस आदमी को लाया हूँ जो खुद को सच्चा समझता है और हमें झूठा बनाता है, जिसने गांव की मर्यादा को लांघा है। ये आदमी अब कहता है कि वो समाज बदल देगा। अरे, जिस आदमी के पास एक वक्त की रोटी नहीं थी, वो हमें सिखाएगा कि न्याय क्या होता है। मैं पंचायत के सामने कहता हूँ, ऐसे आदमी को या तो अपनी गलती माननी चाहिए या फिर गांव छोड़कर चला जाना चाहिए। गलती? मेरी गलती ये है कि मैंने तेरे डर से चुप रहना छोड़ दिया। मेरी गलती ये है कि मैंने तुमसे डरना बंद कर दिया। और अब तू कह रहा है मैं गांव छोड़ दूं? तो सुनो गांव वालों, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर अगर सच्चाई का कोई वजूद है तो वो खुद बोलेगी। ये कहां से आया? ये कोई साधारण चीज नहीं है। इस आदमी ने अम्मा की जमीन का दस्तावेज खुद से बदलवाया था, बीज में मिलावट की और उसे असली कहकर बेचा। ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। ये कोई चाल है। सच है ये, मेरे साथ भी यही हुआ। जमींदार ने मेरी भी जमीन छीनी थी। अगर ये झूठ है तो इस गांव के हर किसान का आंसू भी झूठ है। हर भूखा पेट, हर टूटी छत, क्या सब झूठ है? तूने जब हमें लूटा हम चुप थे, अब जब सच्चाई सबके सामने आई है तो तू क्यों कांप रहा है? महान सूरज सिंह, अब गांव तेरा नहीं, अब हम सभी गांव वाले करेंगे न्याय।